दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस और आज आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में 15 चैप्टर जो कि इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं, ये सारी की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप लोग खाते हैं, सब का सब खाद्य संसाधन के अंतर्गत ही आता है, फूड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। चाहे वह धान हो, चावल हो, बाजरा हो, गेहूं हो, आलू हो, तोरई हो, लौकी हो, जो भी फूड आइटम्स हैं, सारे के सारे खाद्य संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है चैप्टर्स? ये साइंस की क्लासेस किसके लिए इम्पोर्टेंट है? रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीजीटी टीएसटी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, इवन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विसेज का जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जितने स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, उनके लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है खाद्य संसाधनों में सुधार। देखिए क्या है, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? सभी प्रकार की दालों से मिलता है, और ये हमारे शरीर की मरम्मत, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स ग्रोइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है क्या? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये हमें आलू से मिलता है, चावल से मिलता है, रोटी से मिलता है और अन्य चीज़ों से भी मिलता है। वसा, वसा क्या करता है? संचित ऊर्जा संचित भोज्य पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में सुरक्षित रहता है, और जितने तेली पदार्थ होते हैं उससे वसा प्राप्त होती है। विटामिन ए बी सी डी के, ए बी सी डी ई के, ये सारे के सारे विटामिन्स हो गए। विटामिन्स की कमी से कोई ना कोई रोग हो जाता। जैसे आप एग्जाम्पल में देखना चाहो, विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। इसमें शाम के वक्त दिखाई नहीं पड़ता है। और विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं, अर्थात विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये गाजर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गाजर से प्राप्त होता है। अब बात करें खनिज लवण, तो अपनी बॉडी में 70% पानी होता है, अर्थात एक दिन में लगभग 4 लीटर या 5 लीटर के समथिंग पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो पानी परसेंटेज है वह 70% होता है। आइए दोस्तों, इन सभी तत्वों की आवश्यकता आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि जो मनुष्य होता है दोस्तों, वह सर्वाहारी भी होता है। ग्रीन प्लांट्स भी लेता है, अर्थात अनाज भी लेता है, और क्या होता है? मांस भी लेता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। ये आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते हैं? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से, तथा इससे लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों आज बात करें 2022 में, जनसंख्या तकरीबन कितनी हो गई? तकरीबन 130 या 135 के करोड़ हो गई है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर कृषि हो रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत ले लीजिए, मध्य भारत लीजिए, भारत के किसी भी कोने को देख लीजिए, राजस्थान का कुछ एरिया छोड़कर क्या हो रहा है? लगातार खेती हो रही, बट राजस्थान में मोटे अनाज बड़े स्तर पर उगाए जा रहे हैं। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है, इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं।
हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। दोस्तों, दूध क्या होता है? अपने आप में एक संतुलित आहार होता है, इसलिए दूध लेना जरूरी होता है, रेगुलर नहीं तो अल्टरनेट में एक एडल्ट पर्सन को दूध जरूर लेना चाहिए। इन क्रांतिकारियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुँचाएं। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के संपूषणी प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिकांश उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणी जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन। देखिए, कुछ मिश्रित खेती के या मिश्रित कृषि के आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि आदि। आप कृषि करो सो बेटर, साथ में आप पशुधन भी कर सकते हो, कुक्कुट भी पालन कर सकते हो, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि ये भी काम आप कर सकते हैं। इसी को मिश्रित खेती कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन में उन्नति। फसल उत्पादन में उन्नति कैसे हो, ये अपना टॉपिक रहा। देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। देखिए, गेहूं है, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार कार्बोहाइड्रेट आदि से प्राप्त होता है। जैसे दालें, चना, मटर, उड़द, मूंग। ठीक है, दिखाते हैं आपको दालें। दालों में क्या दोस्तों पाया जाता? प्रोटीन पाया जाता सबसे अधिक। तो ये दालें रहीं, चना की है, मटर की है, उड़द की है, मूंग की है, अरहर की, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए स्पेशली प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वह होता है सोयाबीन। क्या होता है? जैसे तेल वाले की बात की जाए, देखो सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा भी प्राप्त होती है। अभी आपको दोस्तों हम चित्र भी दिखाएंगे, इसके पहले आप सब्जियां मसाले भी देख लो। ये सब चीज़ें आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित हैं। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के रूप में किया जाता है। ये देखो दोस्तों चित्र देख पा रहे होंगे आप लोग, छोला देख पा रहे होंगे जिसको चना भी कहते हो, जौ, मक्का, ये सब चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, धान, सूरजमुखी, मटर, ये विभिन्न प्रकार की फसलें दोस्तों आप लोगों ने देखी। अब आगे देखते हैं कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल, जिसको फोटो पीरियड्स कहते हैं, रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्तिकाल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस क्रिया के माध्यम से बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं वो खरीफ फसलें कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है दोस्तों? जिनको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है धान। धान कब लगाई जाती? जून के लास्ट में, जून लास्ट या जुलाई की स्टार्टिंग में, जब बारिश कायदे से होती है, वर्षा बहुत अच्छे से होती है, खेतों में पानी भर जाता है, तभी धान लगाई जाती है। और जो वर्षा ऋतु में फसल बोई जाए उसको खरीफ फसल कहते हैं। जो जून से आरंभ होकर, कहाँ से? जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती जो नवंबर से अप्रैल तक होती। इन फसलों को क्या कहते हैं? रबी फसल। देखो, टाइमिंग आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए रबी फसल की टाइमिंग क्या होती है, तो नवंबर से अप्रैल तक। क्लियर? अगर इसी जगह आपसे खरीफ की पूछी जाए तो आप जून से अक्टूबर कह सकते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसलें हैं। अब खरीफ फसल की बात की जाए तो धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है। ये सब की सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। अब बात की जाए रबी की फसल की, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। ठीक है, और ये क्या है? रबी फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सन 1952 से अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उसके 5 साल बाद भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है वृद्धि? 25% की वृद्धि हुई है। जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई है? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना। कौन कौन से चरण हैं? पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इन सब के बारे में ये 3 चीज़ें स्टेप हैं, इनको याद रखें। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखना है कि फसल की किस्मों में सुधार। किसमें? फसल की किस्मों में सुधार। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरा किस्मी विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीसीज एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीसीज में अथवा अंतरावंशी विभिन्न जेनरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सकें। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सकें। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा, क्या है दोस्तों? सूखा, बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है। बट दोस्तों अब इन सब की क्या जानकारी मिलने लगी है। सारी की सारी मौसम विभाग से जानकारी स्मार्टफोन पर अपडेट होने लगी है। इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणी मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। उच्च उत्पादन, देखो इसको आप समझें यहाँ से।
उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। और दूसरा है उन्नत किस्में। क्या है? उन्नत किस्मों का मतलब है दोस्तों अच्छी वैरायटी के बीज। क्या है? अच्छी किस्में हो, अच्छी नस्ल हो, तो फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण है। क्या संरक्षण महत्वपूर्ण है दोस्तों? दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये क्या टॉपिक है यहाँ से। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। परिपक्वन काल में परिवर्तन। अब यहाँ से हमें क्या देखना है दोस्तों? परिपक्वन काल। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। कम से कम समय लगे तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाले फसल की हानि को कम करता है। व्यापक अनुकूलता। देखिए व्यापक अनुकूलता क्या होती है, इस बात को भी हमें समझना है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। अब हमें देखना है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। क्या देखना है दोस्तों? ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप स्वयं पढ़ें और करें। अब टॉपिक है फसल उत्पादन प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन। देखते हैं, अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इसमें सम्मिलित हैं। अब हम लोग देखेंगे पोषक प्रबंधन। क्या देखेंगे? पोषक प्रबंधन। पोषक मीन्स क्या होता है? ऐसे पदार्थों का मिलना जिससे उस फसल का पूर्णतया विकास हो सके। जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वृहद पोषक क्या होते हैं, जिनकी अधिक आवश्यकता हो वह वृहद पोषक के अंतर्गत आते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अभी आपको सारणी 15.1 दिखाते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे एक टेबल की जिसकी चर्चा की थी। 15.1 हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व किसको प्राप्त हो रहे हैं? ये सभी के सभी पेड़ पौधों को ही प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, हवा कार्बन ऑक्सीजन, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मृदा वृहद पोषक। देखिए, वृहद पोषक में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि वृहद पोषक क्या होते हैं, तो वृहद पोषक में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। ये वृहद पोषक है। और वृहद पोषक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब देखेंगे सूक्ष्म पोषक। देखो दोस्तों, सूक्ष्म पोषक में क्या होता है? ये है आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। क्या क्या है? क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है, कॉपर है, जिंक है, बोरान है, मैग्नीज है, आयरन है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है कर सकते हैं। अब देखना है खाद। खाद का क्या रोल होता है? हम सभी लोग देखिए ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो पता है कि खाद का रूप खाद का किस में उपयोग किया जाता? फसल के पूर्ण विकास में, फसलों को अधिक से अधिक उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। देखिए, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। अब पशुओं का क्या होता है? यही जो गोबर वगैरह होता है, इसी से रेडी किया जाता है और हरे पेड़ पौधों को सड़ाकर कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, जो खाद की वैरायटी है वो हमें समझनी। फर्स्ट क्या है? कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। तो आप समझ पा रहे हो कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट शब्द से ही कि इसका कहीं ना कहीं संबंध केचुए से है, अपशिष्ट से है, किससे? जानवरों के और कचरे से है। तो आइए इसको समझते हैं। ये रही अपनी कंपोस्ट तथा क्या? वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल दोस्तों, कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा प्रत्यक्ष चारे और क्या है? घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि के गड्ढों में विघटित करना। विघटित करने का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, कणों में डिवाइड करना और कुछ समय बाद खाद के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब हमें देखना हरी खाद। देखिए दोस्तों, हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा गवार आदि उगा देते हैं। तो तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करते हैं। किससे? नाइट्रोजन और फास्फोरस से। और दोस्तों आपको बता दें, जो नाइट्रोजन है फसल उत्पादन में इसका बहुत अधिक अहम रोल होता है। इस बात को आप लोग याद रखें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखना है हम लोगों को उर्वरक। क्या देखना है? उर्वरक पढ़ना है कि ये क्या होता है। देखिए, उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से
अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा इसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। किसका? जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु ये मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के जो लाभ हैं वह दीर्घ अवधि। देखिए, होता क्या है कि लोग टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके फसल तो उत्पादित कर लेते हैं, लेकिन जो भूमि की उर्वरकता की जो क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है, वह कम हो जाती है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको समझें और करें। देखिए, कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसा कि नीचे अनुभाग 15.12 के थर्ड पार्ट में वर्णित है, आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अब देखेंगे सिंचाई। अगर दोस्तों सिंचाई ना हो तो किसी भी रूप में फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है, वह क्षेत्र सूखा से ग्रसित हो जाएगा। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर है। क्या है? निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। भारत में अनेक पानी की स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। जैसा कि उत्तर भारत देख लो, ठंडा रहता है। मध्य भारत में सभी मौसम आते हैं। दक्षिण भारत में मौसम समान रहता है। अब पूर्वी के जैसे अरुणाचल कर लो, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर खूब बारिश होती। यहाँ जैव विविधता भी है, बायोडाइवर्सिटी भी सबसे अधिक है। पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो। अब राजस्थान का कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत है। स्पेशली कौन सा स्थल है वो आपको बताना, चलिए बता देते हैं। वह है थार स्थल, जो कि जैसलमेर के नज़दीक है। वहाँ पर किसी भी फसल का उत्पादन नहीं दोस्तों हो पाता है। तो भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं: कुएं, नहरें, नदियाँ तथा तालाब। अब कुएं देख लो। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। क्या? खुदे हुए हों या नलकूप हों। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्रोत स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें ये सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं।
नदी जल उठाव प्रणाली जिन क्षेत्रों में जलाशयों, देखिए जलाशयों मतलब तालाबों से ही मतलब है दोस्तों, जहाँ पानी सुरक्षित हो, ठीक है, जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। अब बात करें तालाब, तालाब, पोखर, ये सब आपने आसपास देखा होगा। तालाब छोटे जलाशयों जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। देखिए कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। अब देखेंगे फसल पैटर्न। क्या फसल पैटर्न हमको देखना है और समझना है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं प्लस चना अथवा गेहूं प्लस सरसों अथवा मूंगफली प्लस सूरजमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसली में दो अथवा दो से अधिक फसलों का एक साथ खेत में निर्दिष्ट, ये देखो अंतरा फसलीकरण। तो अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। चित्र 15.2। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि में देखिए, इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये कुछ चित्र आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। चित्र 15.2 अंतरा फसलीकरण। ये देखिए अंतरा फसलीकरण। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अब हमें देखना फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या देखना है, फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेतों में फसल खरपतवार, कीट पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, उदाहरण गोखरू जिनको जैंथियम कहते हैं, गाजर घास पार्थेनियम व मोथा साइरिनस कहते हैं। ये देखिए क्या होते हैं, ये अनावश्यक पौधे होते हैं, गोखरू, गाजर घास और मोथा जिसको साइरिनस कहते हैं। ये सब क्या है, ये अननेसरी हैं, इनसे फसल को सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं। खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। अर्थात दोस्तों सीधी बात आप समझो कि खरपतवार से फसलों को नुकसान होता है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। प्रायः कीट पीड़क तीन प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला देखो यहाँ से, ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। क्या होता है, और थर्ड क्या, ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में
रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायनों का उपयोग है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां हैं, जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अनाज का भंडारण। क्या देखेंगे? अनाज का भंडारण करना क्यों जरूरी है और इसकी आवश्यकता क्या है। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है। इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये देखिए कुछ सारणी आप लोग देख पा रहे होंगे। 15.2 पशु उत्पादों का पोषक मान। दूध, वसा, प्रोटीन, शक्कर आदि चीज़ें क्या क्या हैं इसमें आप देख सकते हैं इसको और दोस्तों समझ सकते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों का पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना जरूरी है। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना तथा धूमक का उपयोग, जिससे कि पीड़क मर जाएं। अब दोस्तों हमको देखना पशुपालन। पशुपालन से क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए पशुपालन से दूध होता है, मांस होता है, चमड़ा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ पशुओं से प्राप्त होते हैं। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए देखिए ये टेबल दी गई, इस वही वाली टेबल है दोस्तों। तो पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब पढ़ेंगे पशु कृषि। क्या देखेंगे? पशु कृषि पढ़ेंगे। देखिए पशुधन के दो उद्देश्य हैं। दूध देने वाले तथा कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज हैं। गाय, जिसको वास इंडिकस, भैंस वॉस बुवेलिश, दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध स्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए, जिसको हाइब्रिड कहते हैं, कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण होंगे। कैसे होंगे? ये देखिए रेड सिंधी ऑप्शन ए, ठीक है, और इसके अलावा साहीवाल,
चित्र 15 में भारतीय नस्ल की कुछ गाय आप लोग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु, डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ये आपको बताते हैं। ये देखो, एक ये रही, एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, तथा दूसरा है वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, जिसको रूक्षांश कहते हैं, जो प्रायः मुख्यतः रेशे होते हैं, तथा बी जो सांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं, और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिनसे पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतः परजीवी जैसे कीड़े, अमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि, जिनको फ्लूक कहते हैं, यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुक्कुट, जिसको मुर्गी पालन कहते हैं, जिसका बड़े स्तर पर चिकन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होता है। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर, जिसको कहते हैं, मुर्गी पालन किया जाता था। मांस के लिए ब्रॉयलर का उपयोग किया जाता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बॉलर या बाउलर कहते हैं, वह ब्रॉयलर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ चित्र। एसिल लेघार्न चित्र 15.4 में आप लोग निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेघहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, और सेकेंड, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु। अब गर्मी अनुकूलन क्षमता, ठीक है, गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता। फोर्थ देखिए, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता। और फिफ्थ नंबर देखिए क्या दिया गया है, अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले जो कृषि के उप उत्पाद, जिसको एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रॉयलर की आवास, देखो क्या है, ब्रॉयलर की आवास
आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ग्रसित न हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। कुछ क्वेश्चन है, इनको पढ़ें और स्वयं करें। अब हमें देखना मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। मछली क्या है? मछली में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जो बॉडी बिल्डिंग मसल्स ग्रोइंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पखयुक्त या पंखयुक्त मछलियाँ, कवची मछलियाँ जैसे प्राण तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन जिसको मत्स्य पालन भी कहते हैं। मछलियों की जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल हैं। अलवड़ी जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। अब आपको आगे बताते हैं दोस्तों, देखिए क्या है समुद्री मत्स्यिकी। देखिए समुद्र में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं और सबसे अधिक जो मछलियां हैं वह समुद्र से ही पकड़ी जाती हैं, क्योंकि वो उनका एक प्राकृतिक निवास है। कैसा? नेचुरल रेजिडेंस है। देखते हैं भारत का समुद्र मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर है। कितना है? 7,500 किलोमीटर है। समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट। आज कुछ मछलियों के नाम हैं, इनको देख लेते हैं। पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डाइन, बॉम्बे डक। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि क्या होता है? गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट कवची मछलियाँ जैसे झींगा जिसको प्राण कहते हैं, अभी आपको चित्र दिखाएंगे 15.5, मसल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मैरीकल्चर भी कहते हैं। ये देखो मैक्रो ब्रेकियम रोजेन वर्गी, ताज़ा पानी की। ये कौन सी है? पीनस मोन्डोन, ताज़ा पानी व समुद्री झींगे थे। अब हम लोग देखेंगे अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। क्या देखेंगे? अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते, जैसे कि नदी, मुख तथा एस्चुरी। लैगून भी क्या होते हैं? महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण होते हैं। लैगून का मतलब होता है जहाँ खारा पानी एकत्रित हो, जैसे कि उड़ीसा की चिल्का झील जो कि बहुत अधिक फेमस है लैगून के लिए। जब मछलियों का परागग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में
उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू मछली तालाब के मध्य छिद्र से अपना भोजन लेती है। मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। चित्र 15.6। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में क्या होती, वृद्धि होती है। ये देखो दोस्तों, कुछ मछलियाँ आप लोग देख पा रहे हो AB में, CT में और EF में। कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगल, कॉमन कार्प, ये सब मछलियों के नाम दिए गए। आप देख सकते हैं कटला कौन सी होती है, ठीक है। ये सब आप देखें और खुद समझें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिम्ब देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिम्बों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब प्राप्त होते हैं। अब हमें देखना मधुमक्खी पालन क्या है। मधुमक्खी पालन है और इससे हमें शहद वगैरह भी प्राप्त होता है। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। ये देखो दोस्त, आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र 15.7 मधुमक्खी के छत्तों की मधु वाटिका में व्यवस्था AB में आप लोग देख पा रहे होंगे। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी जिसको कहते हैं सामान्य भारतीय मक्खी भी कहते हैं, एपिस डोरसेटा एक शैल मक्खी है। चलिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं। एपिस सेरेना इंडिका जो कि सामान्य भारतीय मक्खी है, एपिस डोरसेटा एक शैल मक्खी है तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी है का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी है जिसको एपिस मेलिफेरा का प्रयोग करते हैं। मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खी के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या एकत्र करती हैं, देखिए ये फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। अब टाइम आ गया दोस्तों कि आपने क्या सीखा है। वक्त वो है दोस्तों, पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। अब एकदम ध्यान एकाग्रचित करें और इन मेरी बातों को ध्यान से सुनें। देखिए आपने अब तक क्या सीखा है। देखिए, फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं मिट्टी से शेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन पोषकों से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। शेष अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए, जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद्य तथा उर्वरक है। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का न्यूनतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित
फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में बोया जाता है। अर्थात कोई एक खेत है आपके पास, उसमें आपने दो फसलें उगाती, यही मिश्रित खेती का एग्जाम्पल है। देखिए, दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। इसको दोस्तों अंडरलाइन कर देते हैं, ये रहा। दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन तथा मुर्गों के मांस के लिए ब्रॉयलर का उत्पादन है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय तथा बाह्य नस्लों में संकरण कराते हैं। समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए क्या होता है दोस्तों? समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रध्वनि गंभीरता मापी का उपयोग तथा उपग्रह द्वारा किया जाता है। ये लाइन है दोस्तों, समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्राय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरीके के ज़बरदस्त चैप्टर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और NCERT 10th तक पूरी साइंस और 12th तक फुल बायोलॉजी आपको मिलेगी। आपको करना क्या है? इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।